guys, my name is Tanuja Sharma. I'm your chemistry teacher and welcome to CTS. बेटा जी, आज हम क्लास 11 का थर्ड चैप्टर यानी कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट स्टार्ट करने वाले हैं। अब देखिएगा बेटा जी, ये मैंने ऑलरेडी पीछे लिखा हुआ है टू सेव आवर टाइम, ठीक है। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि स्टार्टिंग से, जैसे हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में समझा था ना कि शुरू से क्या कहानी थी, ऐसे यहाँ समझते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए बेटा, अगर मैं 1800 की बात करूं यानी कि सन 1800, मैं मार्कर चेंज कर लेती हूँ, सन 1800 की बात करूं बेटा जी, तो वी हैड ओनली 31 एलिमेंट्स, हमारे पास सिर्फ 31 एलिमेंट थे, ठीक है। अब बेटा जी 31 एलिमेंट के बाद, चलो 31 थे तो स्टडी करना आसान था, उस वक्त इतना डिफिकल्ट नहीं था, ठीक है, बिकॉज 31 ही है तो ज्यादा डिफिकल्ट था नहीं। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, सपोज आई टॉक अबाउट 1865, तो वी हैड 63 एलिमेंट बढ़ गए, है ना। अब लोगों को चिंता सताने लगी, पहले तो ठीक है ये 31 है, कुछ की प्रॉपर्टी सिमिलर होती थी तो हमने क्या किया, कुछ के ग्रुप में डिविजन्स कर दिए, कुछ के ग्रुप्स बना दिए गए कि भाई 31 एलिमेंट्स में से कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो सेम तरीके से बिहेव करते हैं। जैसे अगर आप बात करो क्लास के अंदर, ठीक है, तो क्लास के अंदर होता है ना, ग्रुप्स बने हुए होते हैं, कोई ज्यादा पढ़ने वाला ग्रुप है, कोई कम पढ़ने वाला ग्रुप है, कोई बिल्कुल डेल वाला ग्रुप है, ठीक है, कि क्लास में आ रहा है तो पता चल रहा है ना, समझ गए। तो हर एक ग्रुप की अपनी क्या एक प्रॉपर्टी होती है, राइट। इसी तरह से हमने क्या किया बेटा जी, एलिमेंट्स को भी ग्रुप में डिवाइड कर दिया। हमने बोला कि भाई तुम्हारी जो प्रॉपर्टीज है वो सेम है, तो हमने एक एक में रख दिया। तो यहाँ पर तो स्टडी करना आसान था। चलो 63 में थोड़ा डिफिकल्ट हुआ, और फिर आज की डेट में अगर मैं बात करूं बेटा जी, तो वी हैड 114 एलिमेंट्स, ठीक है। नो, अब इतने एलिमेंट्स है बच्चा, तो स्टडी आपको भी पता है 114 एलिमेंट की स्टडी करना, इसका मतलब कि 114 एलिमेंट की प्रॉपर्टीज के बारे में सब कुछ पता हो, तो इट इज डिफिकल्ट फॉर अस, राइट। तो क्या किया बेटा जी, स्टार्टिंग में 1800 के बाद से जब एलिमेंट की डिस्कवरी चल रही थी, नए नए एलिमेंट्स डिस्कवर होकर आ रहे थे, तो हमारे अलग अलग साइंटिस्ट भी आ रहे थे और बोल रहे थे आप मेरे मेथड से करिए, देखिए ये चीज होती है, आप मेरे मेथड से करिए, देखिए आपकी स्टडी और आसान हो जाएगी। तो उनमें सबसे पहला नाम आता है डोबेरिनियर का, ठीक है, मैं डोबेरिनियर कहती हूँ, बाकी तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जो बोलना बोलो, ठीक है। तो डोबेरिनियर का नाम आता है। अब इन्होंने क्या किया, बेटा जी इन्होंने ट्रेड्स बनाए, ठीक है। ट्रेड्स क्या था कि 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बना दिया, ओके, कि Cl, Br और I, जैसे इन 3 एलिमेंट का ग्रुप बनाया, तो उन्होंने बोला कि भाई मैंने कुछ ट्रेड्स जो हैं वो इस तरीके से बनाए हैं कि अगर सपोज मैं इसका मास ले लूं which is 35.5 और आयोडीन का मास होता है 127, तो अगर आप इन दोनों के मासेस का एवरेज निकालोगे तो मेरे बीच वाला जो एलिमेंट है इसका मास आ जाएगा, इसका एटॉमिक वेट आ जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, 35.5 हम निकाल कर देखते भाई ये सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं, प्लस 127 बाई 2 इज इक्वल्स टू, ठीक है बेटा जी, इसका मास आता है 81.25, ठीक है, और इसका मास था 80। तो बेटा जी देखो नियर अबाउट आ गया, तो इसका मतलब ये बात तो सही थी, तो डोबेरिनियर क्या कह रहे थे, मैं सही हूँ। देखो इन्होंने अगला ट्रेड भी थमा दिया हमको, क्या बोला, ये बोला इसका होता है 7, इसका होता है 39, चलो ऐड करके देखते हैं 7 + 39 बाय 2, बेटा जी ये आपका आ जाएगा 23। अब देखिए इसका मास कितना होता है 23, यानी कि सही बात है ना, साइंटिस्ट बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो हमने इनके ट्रेड्स को बोल दिया कि हाँ भाई तुम्हें जगह दी जाएगी हिस्ट्री में, तुम्हें बोला जाएगा कि हाँ भाई तुम कोई अच्छा काम कर गए, ओके। अब इन्होंने इस तरह के बहुत सारे ट्रेड्स बनाए थे, ये मैंने 2 आपको करके दिखाए हैं, आप इनका भी कर सकते हैं, ठीक है। आप कैल्शियम का मास होता है बेटा जी 40, इनका 137 होता है, तो आप 40 + 137 बाय 2 करेंगे बेटा जी, तो यू विल गेट 88.5, ठीक है, इसका मास आ जाएगा आपके पास में। क्लियर बच्चा, ऐसे ये भी है और ऐसे बहुत सारे हैं, आपको सभी याद रखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ट्रेड्स को समझे क्या होता है और बस 2 याद कर ले, इनफ है, ठीक है, कि किन किन का ट्रेड बनता है, ओके बेटा जी। अब इनका फेलियर क्या था, इनका फेलियर ये था बेटा जी कि जो ट्रेड्स थे वो सारे जो जितने भी एलिमेंट्स थे उस वक्त तो सबके नहीं बन पा रहे थे,
ठीक है बच्चा, और कुछ में क्या था, डेविएशन आ रहा था। तो हमने क्या किया, हमने बोला कि चलो ठीक है आप सही तो कह रहे हो बट कुछ लिमिटेड तक सही हो, ठीक है, सबका क्लासिफिकेशन सबको आप जस्टिफाई नहीं कर पा रहे। तो हम क्या कर रहे हैं, हम आगे बढ़े। हमारे अगले साइंटिस्ट आते हैं न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल। बेटा जी ऐसा नहीं है इसके बीच में साइंटिस्ट नहीं आते, आते हैं लेकिन हमें पढ़ाया नहीं जाता, बताया नहीं जाता, बिकॉज कोर्स आपका डबल हो जाएगा, है ना, यू कैन अंडरस्टैंड दिस। अब देखिएगा, अब न्यूलैंड ऑक्टेव रूल, ये बड़ा प्यारा सा रूल है बेटा जी। ऑक्टेव मतलब 8 होता है, ऑक्टेव मतलब 8 होता है। अब यहाँ समझिएगा बेटा जी, ये मैंने जो हिंदी में लिखा है सारे गामा पधा नि सा, ठीक है, ये क्या है, हमारे सुर है, 7 स्वर जो होते हैं बेटा जी, स्वर नहीं सुर, ठीक है, म्यूजिक के सारे गामा पधा नि सा, ओके। अब यहाँ समझिएगा बेटा जी, अब वापस से म्यूजिक में यही होते हैं बेटा जी, ठीक है, सारे गामा पधा नि सा, ये सबके लिए कॉमन है, चाहे आप म्यूजिक यहाँ सुनिए चाहे कहीं पर भी सुनिए, इन एवरी म्यूजिक जो सुर है वो यही है, ठीक है। अब समझिएगा बेटा जी, अब मैं जब यहाँ तक गाती हूँ तो मैं वापस से सारे गामा पधा नि सा बोलूंगी, राइट, यानी कि मैंने स्टार्ट किया सारे गामा पधा नि सा, ठीक है, और वापस से म्यूजिक था मेरे पास 10th क्लास में, ओके, तो वापस से क्या हारमोनियम पे फिर वही बजाने लगता है सारे गामा पधा नि सा। तो यहाँ समझिएगा बेटा जी, अगर मैं इसको फर्स्ट बोलूं, इसको सेकंड बोलूं, इसको थर्ड, इसको फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ बोला मैंने, तो यानी कि मुझे ये पता है कि फर्स्ट के बाद में ये जो 8 है ये वापस से सेम हो गया, और जो मेरा 9 बनेगा वो होगा नी, वो वापस से सेम हो गया 2 से, यानी कि मुझे ये पता है कि एवरी फर्स्ट एलिमेंट, एवरी फर्स्ट सुर would be similar to or same to every 8th सुर, राइट। तो मैंने क्या बोला कि जो लिथियम है, ठीक है, अब इन्होंने ऑक्टेव्स बना दिए, इन्होंने ग्रुप बना दिया ऐसे करके, और बोला कि देखो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, देखो सबके नीचे में रखते गए बिल्कुल इस तरीके से। अब लास्ट में आपको पता है इसका 3 होता है, इसका 4, इसका 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है बेटा जी। इस वक्त तक हमें कौन नहीं पता, हमें जो इनर्ट गैसेस हैं वो नहीं पता है, ठीक है। इनर्ट गैसेस के जानने के बाद में इनका रूल जो है वो नहीं माना जाता था, बिलीफ जो था वो लोगों का टूट गया। अब समझिएगा बेटा जी, अब वापस से जब हमारे पास में सोडियम आता है तो सोडियम कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, समझ गए बेटा जी, यानी कि जो सोडियम की प्रॉपर्टी है वो किससे मिल रही है, इससे मिल रही है, क्लियर। Mg जो होगा वो मेरा यहाँ आएगा, समझ गए बेटा जी मेरी बात। एल्यूमिनियम यहाँ आ जाएगा, सिलिकॉन यहाँ आ जाएगा, ठीक है, और 14 हो गया, 15 फास्फोरस यहाँ आएगा, क्लियर, सल्फर यहाँ आएगा, क्लोरीन यहाँ आएगा। समझ गए बेटा जी कि एवरी फर्स्ट एलिमेंट और एवरी 8 एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम होंगी, फिर एवरी सेकंड एलिमेंट और एवरी 9, जो यहाँ पर 9 आएगा, यहाँ पर भी तो मी आएगा, सारे गा सारे, रे आएगा, नी नहीं आएगा, रे आएगा, ठीक है। तो यानी कि जो सेकंड है और 9th है वो भी क्या हो गया, सेम हो गया। अब वो कितनी बात क्लियर हो गई आपको, है ना, डन, समझ में आ गई। यानी कि न्यूलैंड ऑक्टेव क्या था, वो ये बताता था। अभी मैंने बताया कि जब हमारे पास में बेटा जी नोबल गैसेस की डिस्कवरी हो गई तो फिर इसका बिलीफ जो था वो टूट गया, ठीक है। इसका डीमेरिट यही था क्योंकि उस वक्त हमें नोबल गैसेस नहीं पता थी, उनकी डिस्कवरी नहीं हुई थी। ओके बेटा, चलिए आगे, चलिए अब आगे आते हैं बेटा जी लोथर मेयर कर्व। लोथर मेयर कर्व क्या था, ही वाज द साइंटिस्ट ऑफ कोर्स, ठीक है। अब इन्होंने क्या दिया, इन्होंने कर्व बनाया किसके रिस्पेक्ट में, एटॉमिक वॉल्यूम एंड एटॉमिक वेट के रिस्पेक्ट में, यानी कि वॉल्यूम वर्सेस वेट बना रहे हैं। और जब उन्होंने ग्राफ बनाया बेटा जी, तो ग्राफ में बोला कि जो पीक है, ठीक है, ये रहा बेटा जी पीक, ठीक है, ये जो पीक है, पीक पर मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स आएंगे। मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन होते हैं, 10th क्लास में आपने पढ़ा है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव माने जो इलेक्ट्रॉन देने के लिए फेमस हो, तो वो इलेक्ट्रॉन वो एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। आप चेक कर लिया था ऑलरेडी कि भाई डोनेशन पावर किस किस की है, तो इन सब की थी, तो ये सब कहाँ आ गए, यहाँ आ गए। अब उन्होंने कहा जब डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि डिसेंडिंग मतलब नीचे की तरफ जाएंगे, ठीक है, असेंडिंग मतलब ऊपर की तरफ, जब आप डिसेंड जाते हो यानी कि नीचे की तरफ जाते हो तो आप इससे थोड़े से लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे,
ठीक है। तो बेटा जी ये हो गए BeMg कैल्शियम और स्ट्रोंशियम। डोंट वरी, मैं रटा दूंगी, याद करा दूंगी बिल्कुल अच्छी तरह, भूलोगे नहीं। ओके बेटा जी। अब यहाँ देखिएगा ये आते हैं। ओके, अब उन्होंने कहा असेंडिंग, यानी कि जब हम बढ़ते हैं ऊपर की तरफ तो हमारे जो आते हैं वो कौन आते हैं, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव आते हैं। यानी कि हमारे कौन से एलिमेंट्स आए, FCl Br, और यहाँ अगला बनाएंगे तो आई आएगा। समझ गए बेटा जी, क्लियर। ये हो गए मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव। और यहाँ जो नीचे थे बॉटम पार्ट में क्या आते थे, मेटलॉइड्स आते थे। ओके डन, समझ में आया इतना पार्ट, गुड। तो बेटा जी लोथर मेयर ने ये कर दिया था। अब इसमें भी क्या था बेटा जी, हम सारे एलिमेंट्स को जस्टिफाई फिर भी नहीं कर पा रहे थे, डीमेरिट हो गया। अब आगे बढ़े तो हमारे पास में एक बहुत सारी क्लासिफिकेशंस है, यहाँ पर मैंने सारी नहीं ली है बिकॉज दैट इज नॉट रिक्वायर्ड टू यू, ठीक है, उतने की जरूरत नहीं है। एक और क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं जिसमें लेवोशियर क्लासिफिकेशन है। लेवोशियर बेटा जी, एंटोनी लेवोशियर वाज द फादर ऑफ द साइंटिस्ट, ठीक है, और फादर ऑफ साइंटिस्ट है, और मदर ऑफ साइंटिस्ट सर्च कर रहे हैं तो इनकी वाइफ का नाम आ रहा है, ठीक है। अगर गूगल कर रहे हैं, बच्चों ने गूगल किया था मदर ऑफ, मैंने जैसे उनको बताया कि फादर ऑफ केमिस्ट्री ये होता है तो उन्होंने गूगल किया मदर ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है, तो इनकी वाइफ का नाम आ रहा था। अब आई डोंट नो ये क्या सेंस है गूगल का। अब यहाँ समझिएगा लेवोशियर क्लासिफिकेशन क्या कहती है कि जो मेटल होगा वो कौन होगा, जिसके पास टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, और नॉन मेटल कौन होगा जिसके पास टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन गेन करने की। बस उन्होंने क्लासिफाई यही किया था। एक प्राउस्ट आए थे बेटा जी, उनका भी हाइपोथेसिस है, बट अगेन दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। एंड नाउ वी विल मूव टू मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, ठीक है बेटा जी। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में क्या था, इसकी बहुत अच्छी बात यह है कि जितने एलिमेंट डिस्कवर थे, कितने 63, वो 63 के 63 एलिमेंट को उसने अपनी पीरियोडिक टेबल में जगह दी थी मेंडलीव्स ने, ठीक है। तो हम बेटा जी नेक्स्ट जो पढ़ेंगे दैट वुड बी हमारा मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। ओके बेटा जी, हम अपना मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल देखते हैं। देखिए बेटा हम क्या पढ़ने वाले हैं, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। अब मैंने ये ऑलरेडी आपके लिए पीरियोडिक टेबल बनाकर रखी है, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। देखिए बच्चा, ये वाली जो पीरियोडिक टेबल है, ये वाली पीरियोडिक टेबल के अंदर मेंडलीव ने 63 एलिमेंट्स जितने तब डिस्कवर हुए थे, कब 1865 में। तो इसकी एक खास बात ये थी कि इन्होंने इसमें सारे के सारे एलिमेंट्स को जगह दी, ठीक है। उस वक्त तक बेटा जी जो इनर्ट गैसेस थे वो भी डिस्कवर हो गए थे। मैंने बताया था ना न्यूलैंड के, जब तक न्यूलैंड ने ऑक्टेव रूल दिया था तब तक तो ये जो इनर्ट गैसेस हैं ये डिस्कवर नहीं हुए थे, लेकिन तब तक इनके टाइम तक डिस्कवर हो चुके थे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया बेटा जी, जब इन्होंने क्लासिफिकेशन किया एलिमेंट्स का, तो उन्होंने फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को पीरियोडिक फंक्शन बताया, किसका, एटॉमिक वेट का। उन्होंने बोला कि अगर मैं एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में उनको, किसको, एलिमेंट्स को अगर मैं लगा दूं तो उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, वो पीरियोडिक फंक्शन होती है, किसका, एटॉमिक वेट का, यानी कि वो क्या होती है, वापस से रिपीट होती है, ठीक है बेटा। समझ में आ रही है बात, क्या कहा उन्होंने, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज आर द पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन मतलब कि वापस से रिपीटेशन होना, रिपीट होना, हिंदी में बोलते हैं आवर्त, ठीक है, ऑफ देयर एटॉमिक वेट, ठीक है। किस पर डिपेंड कर रहे हैं, टोटली एटॉमिक वेट पर डिपेंड करता है। अब देखते हैं बेटा जी, इसके अंदर जब उन्होंने अपना पीरियोडिक टेबल बनाया तो उन्होंने कहा कि जो 7 होंगी बेटा जी वो क्या होंगी, रोज होंगी, ठीक है। ये क्या आप देख रहे हो, रोज है, ठीक है। और ये जो होंगे यानी कि क्या होंगे बेटा जी, हॉरिजॉन्टल। और ये जो हो गया 8 जो होगा बेटा जी, ये आपके क्या होंगे, कॉलम्स। क्लियर बेटा जी, तो 8 क्या हो गए बेटा जी, आपके कॉलम्स हो गए। अच्छा अब आगे चलते हैं, 8 हमारे कॉलम्स हो गए और 7 हमारी रोज हो गई, ओके डन। अब बेटा जी इसमें इन्होंने क्या किया, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, रो कितने हैं हमारे, रो कितने हैं, ठीक है, और आई कैन से पीरियड्स कितने हैं बेटा जी, पीरियड्स कितने हैं, 7 है, ठीक है। और हमारे कॉलम्स कितने हैं, वो है हमारे 8, ठीक है। देखिए 8 है ना, रोमन नंबर्स में लिखती हूँ 8, ओके बेटा जी। अब यहाँ देखिएगा, इसको याद करने का तरीका मैं बताऊंगी। अभी हम इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में पहले बात करेंगे, ठीक है। फिर मैं आपको पूरी पीरियोडिक टेबल याद करा दूंगी, कैसे याद करनी है
और आपको पूरी पीरियोडिक टेबल यहाँ बैठेगी दिमाग में, ठीक है। अच्छा देखिएगा बेटा, अब क्या था, ये तो मैंने बता दिया क्लासिफिकेशन। अच्छी बात क्या थी कि सारे के सारे एलिमेंट्स को हम स्टडी कर पा रहे थे, सबकी प्रॉपर्टीज को क्या किया था उन्होंने, अच्छे से अरेंज किया था। अब देखिएगा बेटा जी, इन्होंने एक और अच्छी बात हुई इनकी पीरियोडिक टेबल से कि इन्होंने जो एलिमेंट तब तक डिस्कवर नहीं हुआ था उस एलिमेंट के बारे में पहले से बता दिया, और उसके लिए क्या छोड़ दी, जगह छोड़ दी अपनी पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये आपको 2 डॉट्स नजर आ रहे हैं, मतलब ये जगह खाली नजर आ रही है, ठीक है। वो इन्होंने क्या किया बेटा जी, खाली जगह छोड़कर बोला कि इस ये वाली जो भी एलिमेंट मिलेगा, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज इससे मिलती होंगी, ठीक है, और जो यहाँ एलिमेंट मिलेगा उसकी प्रॉपर्टीज इससे मिलती होंगी। तो उन्होंने ऑलरेडी पहले ही बोल दिया कि भाई डेंसिटी इतनी होगी, ठीक है, उसका एटॉमिक वेट लगभग इतना होगा, ठीक है, क्योंकि एटॉमिक वेट के ऑर्डर में लगाया था उन्होंने। तो भाई ये जितनी चीजें लगाई वो एटॉमिक वेट के ऑर्डर में लगाई, एटॉमिक वेट के उसमें लगाएगी बच्चा। पीरियोडिक फंक्शन किसका, एटॉमिक वेट का है, ठीक है। फिर उन्होंने क्या बोला, डेंसिटी भी बता दी उसकी, यानी कि उसका मेल्टिंग पॉइंट भी बता दिया। क्यों, क्योंकि अब तो हमें ये पता है ना कि भाई इसके साथ है तो इसके जैसा ही होगा। जैसे मैंने अभी थोड़े पहले आपको एग्जांपल दिया था कि क्लास में क्या होता है बेटा, बदमाश बच्चे होते हैं, तो उसमें कोई शरीफ बच्चे चला जाए तो टीचर क्या बोलती है, ये भी तुम्हारे जैसा ही हो गया है रहकर तुम्हारे साथ, है ना, भले ना हुआ हो लेकिन हो गया है। समझ गए बेटा जी, क्यों, क्योंकि एक ग्रुप में है तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, पूरे ग्रुप के साथ मिल गई। ग्रुप नहीं सुधरेगा, वो सुधर जाएगा, ठीक है, वो बच्चा सुधर जाएगा जो गया है। समझ गए मेरी इतनी बात। तो यानी कि अगर यहाँ पर है तो यानी कि इसकी प्रॉपर्टीज इन वाले ग्रुप से इस वाले सबसे मिलती होंगी। ये ग्रुप हो गया, ये ग्रुप हो गया, यानी यहाँ है तो इससे प्रॉपर्टी मिलती होंगी। तो इसीलिए मेंडलीव ने क्या एक कलाकारी दिखा दी कि भाई क्या बोला उसने, यहाँ पर जो मेरे एलिमेंट मिलेंगे उनका डेंसिटी इतना होगा, मेल्टिंग पॉइंट इतना होगा, उसका एटॉमिक वेट इतना होगा, उसके बारे में सब बता दिया, और अभी एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुआ है। तो ये सबसे बड़ी उसकी मेरिट मानी गई। समझ में आ रही है। अब उसका नाम भी उसने बता दिया, ठीक है। नाम क्या बताया उसने कि भाई इसके नीचे है ना, तो इसको मैं बोलूंगी एक्का एल्यूमिनियम और इसको मैं बोलूंगी एक्का सिलिकॉन, ठीक है। क्या बोलूंगी, यहाँ पे जो भी डिस्कवर होने वाला है उसका नाम है एक्का एल्यूमिनियम, और यहाँ जो डिस्कवर होने वाला है उसका नाम है एक्का सिलिकॉन। अब बेटा जी ये बाद में डिस्कवर हुए तो एग्जैक्टली जो प्रॉपर्टीज थी जो मेंडलीव ने बताई थी कि ऐसी ऐसी होंगी वो डिस्कवर हो गई, यानी कि हमारे एक्का एल्यूमिनियम और एक्का सिलिकॉन डिस्कवर हो गए। तो हमने क्या किया, उनका नाम चेंज कर दिया, ठीक है बेटा, और उनका नाम चेंज करके यहाँ बोला हमने गैलियम, ठीक है, ये था हमारा गैलियम और यहाँ था बेटा जी हमारा जर्मेनियम, ठीक है। तो ये 2 एलिमेंट का आपसे पूछ सकते हैं आपके टीचर कि भाई ये बताइए कि गैलियम का जो नाम है वो क्या था पहले, या जर्मेनियम का क्या था, वो आपसे ये चीज पूछ सकती है पेपर के अंदर। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। क्लियर हो गई बेटा जी, तो ये इसकी मैरिट्स हो गई। अच्छा बेटा, स्टडी बहुत आसान हो गई इससे, है ना, एलिमेंट्स की सारी की सबकी स्टडी बहुत आसान हो गई थी। ग्रुपिंग में बताया था तो हमारे पास क्या था बेटा जी, एक की प्रॉपर्टी जानो और बाकियों की बता दो, ठीक है, जो एक ग्रुप में उनकी सबकी सिमिलर होगी। इस तरीके से उन्होंने काम तो बहुत अच्छा किया था। लेकिन बेटा जी इसकी यानी कि इनकी मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल की कुछ डीमेरिट्स भी थी। अब बात करते हैं बेटा जी इनकी डीमेरिट्स, ठीक है, यानी कि कमियां क्या थी, डीमेरिट्स, ठीक है, कमी क्या थी। तो सबसे पहली कमी थी बेटा जी हाइड्रोजन की पोजीशन, जिस पर आज तक मतलब आप समझिए कि कंट्रोवर्सी खत्म ही नहीं, ये ऐसी कंट्रोवर्सी है, ठीक है, कि खत्म ही नहीं होती है। हाइड्रोजन की पोजीशन आज भी ढंग से डिसाइडेड नहीं है। वो इसीलिए क्योंकि हाइड्रोजन ना, मतलब ऐसे समझो हाइड्रोजन का मन बदलता रहता है, एक फिक्स मन नहीं है। जैसे मेटल का फिक्स मन है कि भाई इलेक्ट्रॉन देना ही देना है, नॉन मेटल का फिक्स मन है इलेक्ट्रॉन लेना ही लेना है, ठीक है। इसका मन फिक्स नहीं है, कभी तो ये मेटल की तरह बिहेव करेगा तो इलेक्ट्रॉन दे देगा, कभी नॉन मेटल की तरह बिहेव करेगा तो इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक है। तो इसकी मन की मर्जी चल रही है। इसीलिए बेटा जी आज तक भी इसकी जो पोजीशन है, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, वो एक कंट्रोवर्सी बनी हुई है, ठीक है, कंट्रोवर्सी बनी हुई है, यानी कि आज तक भी डिसाइड नहीं है और उस वक्त वैसे डिसाइड नहीं थी, ठीक है। चलिए ये रहा हमारा फर्स्ट डीमेरिट। दूसरी क्या थी बेटा जी, हमने एक स्ट्रक्चर ऑफ एटम में टर्म पढ़ी थी आइसोटोप्स, याद आ रहा होगा आपको। जैसे हाइड्रोजन के भी 3 आइसोटोप होते हैं, ऑक्सीजन के भी होते हैं, कार्बन के भी होते हैं, ठीक है। और आइसोटोप क्या था,
सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। ठीक है, अब क्योंकि ये पूरी पीरियोडिक टेबल एटॉमिक मास पर यानी कि एटॉमिक वेट पर बेस्ड थी और इन्होंने हाइड्रोजन के और उस वक्त आइसोटॉप्स के बारे में भी पता चल गया था, तो बेटा इन्होंने कहीं पर भी पोजीशन आइसोटॉप को पोजीशन नहीं दी, पोजीशन ऑफ आइसोटॉप को कोई भी अलग से पोजीशन नहीं दी। समझते हो क्यों नहीं दी? मतलब हम ये बवाल क्यों हुआ, ये कंट्रोवर्सी क्यों है कि भाई आइसोटॉप को जगह क्यों नहीं दे रहे हो? वो इसीलिए है बेटा जी क्योंकि ये एटॉमिक वेट पर बेस्ड है। समझ रहे हो मेरी बात? और आपको पता है हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप 1H1, 1H2, 1H3। ठीक है, क्या डिफरेंट? मास डिफरेंस तो डिफरेंट, तो यानी कि जगह होनी चाहिए थी लेकिन जगह मेंडलीव ने इनको नहीं। समझ गए बेटा? ये भी एक डीमेरिट था। ठीक है, अब आगे चलते हैं। एक और डीमेरिट क्या है? अब आप इस पूरी पीरियोडिक टेबल में कुछ देखकर बता पा रहे होंगे कि भाई मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेंडलीव को, मतलब मेंडलीव सर बोलेंगे यार हम तो, है ना, मेंडलीव जी ने सर ने यहाँ पर एजी क्यों रखा? है ना बच्चे, बहुत बड़े हैं, भगवान के पास होंगे, है ना? तो बेटा जी ये एजी यहाँ क्यों रखा है? रुबिडियम से इसकी कौन सी प्रॉपर्टी ऐसी मिलती है कि इसके साथ में रख दिया, है ना? तो ये बड़ा एक सवाल देखो। अब देखना बेटा जी, ये आपको पता चल रहा है ना, रुबिडियम तो एक मेटल है, इलेक्ट्रॉन देने के लिए फेमस है। और ये क्या बेटा जी? ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है। अरे अरे, अभी तो तुम डी ब्लॉक को जानते नहीं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में ये तो पढ़ा था ना, डी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से होते हैं, याद आ रहा होगा थोड़ा सा। चलो कोई बात नहीं। तो बेटा इसकी प्रॉपर्टी इससे मिलती नहीं थी, फिर भी इन्होंने इसके साथ चिपका दिया। ठीक है, अब जैसे ऐसे तुम्हें बहुत सारे मिल जाएंगे। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी इससे नहीं मिलती, फिर भी इसके साथ में रख दिया है। ठीक है बेटा जी, कुछ ऐसे थे जिनकी प्रॉपर्टी क्या है, सेम है, लेकिन उनको डिफरेंट अलग अलग कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर हमें बिल्कुल नहीं समझ में आता कि ये जो मेटल्स है उनके साथ में डी ब्लॉक के एलिमेंट की जो ग्रुपिंग है वो क्यों की गई है। यानी कि क्या डीमेरिट हुआ? तीसरा डीमेरिट की अगर मैं बात करूं कि उन्होंने ग्रुपिंग कर दी किसकी? डिसिमिलर एटम्स की, डिसिमिलर एटम्स की ग्रुपिंग कर दी और सेपरेट कर दिया किसको? सिमिलर एटम को। तो लिख लेंगे ग्रुपिंग ऑफ डिसिमिलर एलिमेंट्स एटम्स नहीं एलिमेंट्स। ठीक है, एलिमेंट्स की डिसिमिलर एलिमेंट्स की क्या कर दी बेटा जी? ग्रुपिंग कर दी। मैंने बता ही दिया आपको, वहां पर एजी रख दिया। ठीक है, कोई सेंस ही नहीं बन रहा वहां एजी रखने का। ठीक है बेटा जी, और क्या किया? कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जिनको जुदा कर दिया, जिनके एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम है लेकिन उनको जुदा जुदा कर दिया। ठीक है, तो आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि सेपरेट कर दिया सिमिलर एलिमेंट्स को। अच्छा, एक और जिस पर यहाँ देखिएगा बेटा जी, ये जो कोबाल्ट है और जो निकल, बेटा जी हमने क्या कहा? हमने एटॉमिक वेट के बेसिस पर लगाया। अब इसमें होना तो चाहिए निकल का एटॉमिक वेट ज्यादा, क्योंकि बाद में आया, लेकिन होता कोबाल्ट का एटॉमिक वेट ज्यादा, तो इस पर भी अच्छा खासा बवाल हुआ कि भाई ऐसा क्यों कि कोबाल्ट को पहले रखा है, निकल को बाद में रखा है। ठीक है बच्चा, तो ये सारे क्या निकल कर आए बेटा जी? ये सारे डीमेरिट निकल कर आए हैं किसके? हाँ, किसके? मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल पर, जो किस पर बेस्ड थी? एटॉमिक वेट पर बेस्ड थी। समझ रहे हो? उसने क्या रूल दिया था? The physical and the chemical properties are the periodic function of their atomic weights. क्लियर? बात समझ में आ गई इतनी? वेरी गुड। ठीक है बच्चा, तो आज हमने क्या देखा? आज हमने पूरा हिस्ट्री, पूरा बैकग्राउंड देखा है कि भाई हमारी जो पीरियोडिक टेबल जो हम तक पहुंची है, ठीक है, जो अब हम पढ़ रहे हैं, वो पीरियोडिक टेबल 1800 से चली थी। ठीक है, पूरी पीरियोडिक टेबल तो नहीं, वो एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन सन 1800 से शुरू हुआ था और हम 2022 में इसको स्टडी कर रहे हैं। ठीक है बच्चा, तो अब सारे साइंटिस्ट के बारे में थोड़ा थोड़ा जान गए, है ना? चलिए, अब जब हम आगे बढ़ेंगे बेटा जी, इससे आगे बढ़ेंगे तो हम जानेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में। ओके, अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो होगी वो एग्जैक्टली आपको सही बताएगी, जो हम आज पढ़ते हैं उसके बारे में क्या बताएगी? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बताएगी। किस पर बेस्ड है, कैसे है, वो सारी बातें हम अगले लेक्चर में करेंगे। तो बेटा जी, आपको अगर लेक्चर पसंद आया है देन हिट द लाइक बटन एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स, और हम मिलेंगे अब आपसे अगले लेक्चर में। सो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और बहुत सारा खुश रहिए। बाय।